नमस्ते प्यारे बच्चों। कैलकुलस पढ़ना चाह रहे थे कुछ बच्चे। तो क्लास 11 का टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला पार्ट ले रहे थे। तो कैलकुलस बीच में ले सकते हैं ऑन डिमांड। कैलकुलस एक जरूरी टूल है जो हमें चाहिए होता है फिजिक्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो कैलकुलस को समझ लेते हैं पहले और उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन में डायमेंशन एनालिसिस और आगे फिर स्केलर वेक्टर 11th वाले पोर्शन से जो कंपटीशन के लिए भी एसेंशियल है। तो फिजिक्स में बच्चों हम इस मैथमेटिकल टूल को कैसे यूज करना है वो समझते हैं। तो कैलकुलस क्या है, किस काम आता है, क्यों इसकी जरूरत है हमको। कैलकुलस जो है इट इज वेरी पावरफुल टूल और हम ये बोले कि मैथमेटिकल टूल है ये। तो कैलकुलस इज पावरफुल मैथमेटिकल टूल यूज टू मेक कैलकुलेशन स्विफ्ट, तेजी से कर सकते हैं। हैंडी यानी कम जगह घेर कर काम चल जाता है। जैसे दो जो कैलकुलेशन 2 3 4 पेज में आ रही है वो आप देखेंगे कैलकुलस यूज करेंगे फिजिक्स में तो वो कैलकुलेशन आपकी आधे पेज में हो जाएगी। ऐसा कई डेरिवेशंस में देखने को मिलेगा। लेस कम्बरसम, कम समय में हो जाएगी बच्चों, फास्ट हो जाती है कैलकुलेशन। और बहुत सारे बच्चे क्लास 11th में जब कैलकुलस इंट्रोड्यूस होती है डर जाते हैं इससे। फिजिक्स में 11th में इंट्रोड्यूस होती है, मैथ्स में 12th में इंट्रोड्यूस होती है। पर मैं आपको बता दूं ये डरने की जरूरत नहीं है, इसको समझ के हमें चलना है। फिजिकल एस्पेक्ट समझेंगे इसका और मैथमेटिकल एस्पेक्ट भी हम समझेंगे कि वास्तव में ये है क्या और कैसे इसको हम समझ सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके। तो वो देखते हैं हम। फिजिकल एस्पेक्ट क्या है कैलकुलस का। इट कैन बी अंडरस्टूड एज, हम इसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं बच्चों। पहला है डिफरेंशिएशन। अगर हम डिक्शनरी मीनिंग पर जाएं तो डिफरेंशिएशन यानी तोड़ना, इसका मतलब होता है टू ब्रेक। जैसे आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ लेयर्स ऑफ अर्थ। जब पत्थर गर्म होता है ठंडा होता है तो उससे रेत बनती है क्योंकि वो टूटता है। तो डिफरेंशिएशन प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कह सकते हैं हम। इसी तरह से जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस। जब हम समेशन लेते हैं यानी जोड़ते हैं क्वांटिटीज को या इंटीग्रेट करते हैं, इसका मतलब होता है कि हम उनको कंबाइन कर रहे हैं। सो प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग, इसको हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन। तो ये हम यूं कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। और इनकी मदद से फिर तीसरा प्रोसेस जो है वो है हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा। तो जब भी हम किसी फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमारे पास एक तो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा है ये एग्जैक्ट प्रोसेस फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम, या तो हाईएस्ट वैल्यू आपको निकालनी है उसकी, और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। सो एग्जैक्ट प्रोसेस फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। अभी फंक्शन क्या होता है ये सब टर्मिनोलॉजी से हमें फैमिलियर होना जरूरी है। ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं बच्चों, तो इसको हम समझते हैं क्या टर्मिनोलॉजी चाहिए। और ये जो मैक्सिमा मिनिमा है ये फिजिक्स में कहाँ काम आता है। मान लीजिए आपको कह दें कि एक मास ऑब्जेक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करो इस तरह से कि जब उनको हम सेपरेट करके एक सर्टेन डिस्टेंस r पर रखें तो उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मैक्सिमम हो। या डिवाइड ए चार्ज कैपिटल Q इनटू 2 पार्ट्स, कि जब हम उनको सर्टेन डिस्टेंस r पर सेपरेट करके रखें तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन मैक्सिमम हो। तो अब ये मैक्सिमम कैसे निकालेंगे। एक तो आपके पास है हिट एंड ट्रायल, आपने मान लिया Q/2 Q/2 Q/4 3Q/4 ऐसे टुकड़े मान लिए और कैलकुलेट किया। पर उसके बावजूद आप श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि हाँ यही सही जवाब है। पर
जब हम कैलकुलस यूज करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा यूज करते हैं, तो हमें एक एग्जैक्ट आंसर मिलता है, यानी हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। ये तो था बच्चों फिजिकल एस्पेक्ट। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल एस्पेक्ट की। तो कुछ टर्मिनोलॉजी हमें समझनी होगी, जैसे क्वांटिटी। एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी, जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेट, टाइम एक्सेट्रा। ये सभी क्वांटिटीज हैं जिनको हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। ये क्वांटिटीज या तो हो सकती हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट में भी दो तरह के कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट किसे कहेंगे? इट रिटेन्स द सेम वैल्यू थ्रू आउट ए सेट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जो भी आप लगा रहे हैं, एग्जांपल नंबर्स लाइक 2, 5, 9, 100 एक्सेट्रा, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। पर इनको कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों? एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। These possess absolutely unchangeable values, ये बदलने वाले नहीं है बिल्कुल भी, तो इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट। जबकि क्वांटिटीज, अगर ए और बी की मैं बात करूं, इक्वेशन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 में, तो यहाँ ए और बी डिफरेंट सेट्स हो सकते हैं, आर कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इनको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं, वेयर ए एंड बी आर फिक्स्ड फॉर द सेम स्ट्रेट लाइन but have different values for different straight lines. So these have same values for the same operation but different values for different operations. तो इसलिए ये कौन से कांस्टेंट हुए? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो दो तरह के कांस्टेंट हमने देखे। हम बात कर रहे हैं क्वांटिटीज की। ये क्वांटिटीज वेरिएबल हो सकती हैं। वेरिएबल हैं अगर, तो कैसे और कितनी तरह से? It is capable of assuming any set of numerical values during an operation. If the quantity can assume successively every value between two given or fixed numbers, मान लो a और b के बीच में ये क्वांटिटी कुछ भी वैल्यूज अटेन कर सकती है, तो हम इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल। लगातार वैल्यूज इसकी कुछ होंगी, तो कंटिन्यूअस वेरिएबल, जैसे कि लेंथ ऑफ द डे, तो दिन की लंबाई कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। इन कॉन्ट्रास्ट विद प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम डेट टू डेट, यानी अगर मैं बात करूं जगह की, तो कंटिन्यूअस नहीं है। अजमेर हो गया, कोटा हो गया, जयपुर हो गया, यानी ये अलग अलग जगह है, कंटिन्यूटी नहीं है इसमें। तो प्लेस टू प्लेस। डेट टू डेट, टाइम की बात करेंगे तो पर्टिकुलर डेट, तो कंटिन्यूटी नहीं है उसमें, पर लेंथ ऑफ ए डे इज कंटिन्यूअस। फिजिक्स में भी ये मैथमेटिकल टर्म्स हम यूज कर रहे हैं। फिजिक्स में भी हम दो तरह की क्वांटिटीज को बच्चों डील करते हैं, एक वो जो कंटिन्यूअस होती है, दूसरी वो जो डिस्क्रीट होती है। तो इसी को हम लिंक करते हैं एनालॉगस एंड डिजिटल से भी, तो मैं आगे के लेक्चर्स में उसको समझाऊंगा। टर्मिनोलॉजी मैंने बताया आपको। आल्सो इन द इक्वेशन y इक्वल टू x प्लस सी, x एंड y जो एक कंटिन्यूअस वेरिएबल्स हैं, as they can possess different values at different points of line, while m and c जो है वो कांस्टेंट है फॉर द सेम। एक एक तरह का कांस्टेंट है, दूसरा तरह का कांस्टेंट है, एक वेरिएबल भी है। तो y और x कंटिन्यूअस वेरिएबल है। रेंज क्या होती है ये हमें सीखना है। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज बिटवीन टू नंबर्स a एंड b which a variable, माना कि x, takes up is called the range of x। हम बोलेंगे उसको x की रेंज। x a और b के बीच जितनी भी वैल्यूज अटेन कर सकता है, तो a से b तक सारी वैल्यूज वो अटेन कर सकता है, तो हम बोलेंगे a से b तक रेंज है x की। और उसको कैसे डिनोट करेंगे? ब्रैकेट में a, b लिखकर। ये सब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है बच्चों। इसको एग्जांपल से अगर समझे जाए, जैसे शेर का जो है उसकी टेरिटरी होती है, बाघ की बात करें तो 4 किलोमीटर, 40 किलोमीटर ये टेरिटरी होती है बाघ की। द वेरिएबल रूल्स ओवर इट्स रेंज। वैसे ही जैसे कि लॉयन अपनी टेरिटरी, अपने अधिकार क्षेत्र, उसमें उसका वर्चस्व होता है, उसका अधिकार होता है, वैसे ही जो वेरिएबल है उसकी भी एक टेरिटरी है, उसकी जो रेंज है, जिसको हम डोमेन भी कह देते हैं, डोमेन ऑफ दैट वेरिएबल। तो वो उसकी रेंज है, जिसको हम कह देते हैं डोमेन। वेरिएबल्स कैन बी ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। ये वेरिएबल्स भी हमें समझने होंगे, दो तरह के हो सकते हैं। पहला हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट कैन टेक अप एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, कोई भी हम इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी आर्बिट्रेरीली चूजन वैल्यू जो है किसकी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पर
और एक से ज्यादा अगर वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट तो उनकी वैल्यूज पर डिपेंड करेगी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू. As soon as the independent variable is given a certain value, the value of dependent variable get fixed. उससे तय हो जाती है. अब कन्वेंशन क्या है वो हमें समझना है. We use A, B, C or alpha, beta, gamma, etc. to represent constants and last letters U, V, W, X, Y, Z to denote variables. तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है बच्चों. जब भी हम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम सिंबल यूज करेंगे ए बी सी अल्फा बीटा गामा. और जब हम रिप्रेजेंट करेंगे वेरिएबल्स को तो हम यूज करेंगे u v w x y z. A function of a variable defined for given domain, इसको हम समझते हैं. फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल यानी ये फंक्शन क्या है वो हम समझ रहे हैं. तो फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल डिफाइंड फॉर गिवन डोमेन. तो एक डोमेन के लिए डिफाइंड है उस वेरिएबल के. इज ए क्वांटिटी whose value जिसकी वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू असाइंड टू दैट वेरिएबल इन सच ए वे दैट, इस तरह से ये होगा, इट टेक्स अप ए सिंगल एंड डेफिनेट वैल्यू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. तो फंक्शन को यहां हमने डिफाइन करने की कोशिश की है. फंक्शन क्या है उसको समझने की कोशिश की है. तो गिवन डोमेन में ये फंक्शन डिफाइन होता है. एग्जांपल से हम समझते हैं. मान लीजिए y है एक्स स्क्वायर. तो यहां पर हम साफ साफ कह सकते हैं कि फॉर, अगर मैं कुछ वैल्यूज यहां पे पुट करता हूं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ये जो फंक्शन y है वो डिपेंड कर रहा है x पर. तो कैसा वेरिएबल हुआ? x तो हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. x इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकता है जबकि y हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल. तो x की जो है वो सिंगल कोई वैल्यू होगी, सिंगल एंड डेफिनेट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x. Thus we can say that y is function of इंडिपेंडेंट वेरिएबल x. तो y x का फंक्शन है, x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है. अब यहां से क्लियर होता है कि जो फंक्शन है वो वास्तव में डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि y x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है. तो फंक्शन इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल. समटाइम्स ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट. तो ये नोट कर लें आप. इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यानी जैसे यहाँ पे x है उसको हम आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड आर्ग्यूमेंट. तो ये हमने कुछ टर्मिनोलॉजी को समझा. कुछ और टर्मिनोलॉजी रिक्वायर्ड है इससे पहले कि हम कैलकुलस पढ़ना शुरू करें. तो और कौन सी टर्म से आपको फैमिलियर होना है वो मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूं. फंक्शन कितनी तरह के होते हैं, नोटेशन क्या है, वगैरह वगैरह. तो ये हमें देखना है. नाउ a quantity may be a function of more than one independent variable. जैसे हो सकता है कि y x पर डिपेंड कर रही है, साथ साथ z किसी और वेरिएबल पर भी डिपेंड करे. मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज क्वाइट पॉसिबल. जैसे हमने लिखा z है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. यहाँ पर x और y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और जो z है वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू पर z डिपेंड कर रहा है. तो thus z is a function of x and y. दूसरा एग्जांपल अगर मैं लें यहाँ पे, तो ओम्स लॉ आपने पढ़ा है बच्चों फिजिक्स में. फिजिक्स की बात करते हैं हम.
ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट होती है, अगर मैं फिक्स कर देता हूं किसको, ई को, ईएमएफ को मैंने फिक्स कर दिया, तो करंट आई होती है ई बाय आर। तो अगर मैंने ईएमएफ को फिक्स कर दिया तो आर अगर बढ़ाऊंगा करंट घटेगी, पर ईएमएफ किसी गिवन सेल के लिए कांस्टेंट होता है। अब मैंने क्या किया कि सेल चेंज कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट सेल में यूज कर रहा हूं, तो अलग अलग सेल अगर मैं यूज करता हूं तो डेफिनेटली करंट भी चेंज हो रही है। तो मैं कह सकता हूं कि करंट यहां पर दो दो वेरिएबल का फंक्शन है, पहला वेरिएबल है रेजिस्टेंस और दूसरा वेरिएबल है ईएमएफ। तो करंट दो दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है, दस करंट डिपेंड्स ऑन ई एंड आर बोथ, सो आई इज फंक्शन ऑफ ई एंड आर। तब नोटेशन की अगर हम बात करें, एफ एक्स जो है रिप्रेजेंट करता है फंक्शन जो बेस्ड है सिंगल वेरिएबल पर अगर कॉमा लगाकर y लिखते हैं, हम इस तरह से डिनोट करते हैं, दो वेरिएबल में अगर कोई फंक्शन है तो f ऑफ फंक्शन ऑफ x एंड y, ये टू वेरिएबल का फंक्शन हो गया। एग्जांपल के लिए अगर कोई फंक्शन ले लेते हैं हम और उसमें वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन मान लीजिए एफ एक्स है 3x स्क्वायर प्लस 5x। तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू 2 डालता हूं तो मुझे कैलकुलेशन करने के बाद मिलता है 22, और अगर -3 डालता हूं तो 12 मिलता है, और अगर मैं x की जगह a लिखता हूं तो मुझे मिलता है 3a स्क्वायर प्लस 5a। तो ये आपको समझना है, सिंगल वैल्यू सिंगल वेरिएबल टू वेरिएबल, तो ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन हमने देखा। यू शुड बी आल्सो फैमिलियर ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसी फंक्शन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शन ऑफ द फॉर्म 0/0 जो इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाती है, कई बार 0 से डिवाइड करना पड़ता है और इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाती है, तो इससे आपको फैमिलियर होना है, इसका क्या मतलब होता है समझना है, ये सब मैथमेटिकल पार्ट है। तो इसको हम फिजिक्स में कैसे कहाँ यूज करते हैं, बस यहाँ मैं जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ फंक्शन, एक्सप्लिसिट होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं, सिंगल वैल्यूड होता है, मल्टीपल वैल्यूड होता है। जैसे साइनोसॉइडल कर्व क्या है, सिंगल वैल्यूड है, क्योंकि किसी एक टाइम पर साइन या किसी एक एंगल पर सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है। अच्छा, एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल हो सकते हैं, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो सकते हैं, कहीं पर अगर फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी तो ग्राफ की मदद से भी बड़े आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। फिर लिमिट की भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले लिमिट के बारे में जो छोटे क्लास में आप पढ़ते हैं, या लिमिट वर्ड का जो मीनिंग है वो अगर निकालें आप, तो लिमिट की थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। इन्फिनिटी और जीरो का कंसेप्ट, डिफरेंस क्लियर होना चाहिए आपको किसी फंक्शन की वैल्यू और उसकी लिमिट के बीच। तो अगर ये सब क्लियर है तो हम डिफरेंशिएशन को स्टार्ट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मैथमेटिक्स में काम आएगा, और फॉर्मूला यूज करके जो डिफरेंशिएशन है वो हमारे को फिजिक्स में काम आने वाला है। तो ये सारे डिटेल हम डिस्कस करेंगे बच्चों, सक्सेसिव जो वीडियो में बनाकर अपलोड करूंगा। अच्छे काम में थोड़ा टाइम लगता है, तो टाइम तो लगेगा पर टाइम है हमारे पास, तो कीप ट्यून, मिलते हैं जल्दी।